ऑल राइट, सो व्हाट्स द न्यूज़ टुडे। आप लोगों की जागरूकता देखी जाए, अवेयरनेस। वेरी गुड। क्या हुआ अभी अभी? रेपो रेट कितना? बेस पॉइंट्स को इंक्रीज कर दिया है कि नहीं? व्हाट इज रेपो रेट? मतलब पापा बच्चों को पैसा दे रहा है, ठीक है, लेकिन पैसा वो कैसा दे रहा है? लोन के तौर पे, ठीक है। पापा है लेकिन कुछ और तरीके का पापा है। ये लोन दे रहा है बैंक्स को किस रेट पे? ओके, मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूँ, मैं इतना % इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। अब इससे क्या होगा? पहले कितना था ये, अब कितना हो गया? 4.40। इसका मतलब कि बच्चे को पापा से जो लोन मिल रहा है वो महंगा मिल रहा है। आप समझ रहे हो? ये यहाँ से कहाँ चला गया? 4.40 पे, मतलब इतना इंक्रीज हो गया है, इंक्रीमेंट हुआ। अब उसको इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अब बैंक से पैसा कौन लेता है? हम लोग, पीपल प्लस कॉर्पोरेट्स, जिनको हम इंडस्ट्रीज बोलते हैं। ओके, आपको समझ आ रहा है? कंफ्यूज हो रहे हो? नहीं? ओके। पीपल प्लस कॉर्पोरेट्स, हम भी जाते हैं बैंक में पैसा लेने के लिए, लोन लेने के लिए, और ये भी जाते हैं। हम जाते हैं पर्सनल लोन, कार लोन, ये लोन वो लोन, और ये लोग अपने काम धंधा शुरू करने के लिए। अब अगर इसको ही लोन महंगा मिल रहा है तो ये हमें कैसे देगा लोन? और हमें कैसे देगा? इंटरेस्ट रेट को हाइक करके। मतलब क्या होगा इसका? इसका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है? नाउ सी टू, अरे भाई सिंपल लॉजिक है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए दो तरह की पॉलिसी होती है। एक होती है एक्सपेंशनरी पॉलिसी और एक होती है कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। और हमारे आरबीआई का एक ही काम है कि उसको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है थ्रू द पॉलिसी ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ओके, और इन्फ्लेशन हमारे में कैसा है? टारगेट हमने कैसा रखा हुआ? फ्लेक्सिबल, +2 -2। और एवरेज क्या होती है हमारी? +2 और यहाँ तक। इसके बीच बीच में हमें अपने इन्फ्लेशन का रेट रखना है। ये काम किसके पास होता है करने का? आरबीआई के पास। ओके, अब आरबीआई ने देखा कि भाई इंटरेस्ट जो इन्फ्लेशन रेट है वो तो यहाँ पहुँच गया, ये तो इसका जो लेवल है उसको ब्रीच कर गया, मतलब आगे चला गया। अब इसका मतलब ये है कि लोगों के पास हमारी इकॉनमी में क्या है? इकॉनमी में भी पैसा बहुत ज़्यादा है, पैसा बहुत ज़्यादा है, लेकिन महंगाई, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? फ्लूडिटी तो है, पैसा तो है, लेकिन पीछे से सप्लाई कम है। आप समझ रहे हो? ठीक है। अब सप्लाई इन द सेंस कि सप्लाई चेन में प्रॉब्लम है, मतलब डिलीवरी सिस्टम में प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन कम है, प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन है, लेकिन वो चीज़ हमारे तक पहुंच नहीं रही है। और पहुंचेगी नहीं तो वो चीज़ की मात्रा कम हो जाएगी। जब मात्रा कम हो जाएगी तो उसको खरीदने के लिए ज़्यादा लोग, क्योंकि लोगों के पास क्या है? पैसा, लोग जाएंगे। अब लोग जाएंगे तो लोग क्या बोलेगा कि अरे ये कितने का है? बोलेगा यार कल तक तो 100 का था, आज 150। कोई बात नहीं, मैं 200 लेके आया हूँ, ये ले 50 एक्स्ट्रा रख तू। इसको क्या बोलेंगे हम? इन्फ्लेशन, महंगाई है। लेकिन वही जब कोई लेबरर जाएगा 50 रुपये जेब में लेके, ये कितने का है? 150 का। यार ये तो बहुत महंगा, वो तो 200 दे के गया। समझ रहे हो? अब इसके लिए आरबीआई ने क्या किया? अभी अपना रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया। किसको कम करने के लिए? मार्केट में पैसे को खींचने के लिए। अब वो पैसा खींचा कैसे जाएगा? देखो, आरबीआई से लोन लिया बैंक ने, बैंक से लोन लेने हम और फिर इंडस्ट्री जाएगी। ओके, अब जब इसको ही महंगा मिल रहा है लोन तो ये हमें भी महंगा ही देगा। जब ये महंगा देगा तो हम वो लोन लेंगे ही नहीं। जब वो हमने लोन लिया ही नहीं तो मार्केट में क्या नहीं आया? पैसा आया ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना एक इंस्टीट्यूट खोलना है। ओके,
अब मैं इतना कोई अंबानी का बेटा तो हूँ नहीं कि भाई मेरे जेब में एक टाइम पे 10-10 लाख रुपए पड़ा होगा, ये ले बेटा दे दे बिल्डिंग अपनी मुझे किराए पे। मैं जाऊँगा बैंक में कि सर मैंने लोन खोलना है, तो बोलेगा ठीक है लेके अपने डॉक्यूमेंट और लोन ले जा हमसे। सर कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज करोगे? वो बोलेगा मेरे को तो RBI इतना ले रहा है, तेरे से मैं लूँगा। मैं बोलूँगा अरे 5 लाख रुपए के पीछे 8%, पागल हो गए कि मैं नहीं दे ले रहा भाई, मैं नहीं खोल रहा इंस्टीट्यूट, मैं ठीक है जॉब कर लूँगा। अब मैंने वो लोन लिया ही नहीं, जब मैंने वो लोन लिया ही नहीं तो मैंने इंस्टीट्यूट खोला ही नहीं, जब इंस्टीट्यूट खुला ही नहीं तो मैंने मार्केट में पैसा डाला ही नहीं। समझ गए? ओके ठीक है। अब दूसरा एक काम और किया उसने किया CRR को बढ़ा दिया। CRR मतलब कैश रिजर्व रेशो। ये क्या होता है? व्हाट इज दिस? अपने पास या RBI के साथ? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब RBI से बैंक ने क्या लिया? लोन। RBI ने दे भी दिया। अब हम जब लोन लेने जाते हैं तो हम क्या रखते हैं वहाँ पे? किसी चीज़ को गिरवी रखते हैं कि ये ले मेरी बीवी के सोने के कंगन और मुझे लोन दे दे। यही है ना कि कल को अगर मैं लोन वापस ना कर पाऊंगा तो तू इसको बेच देना। बीवी को पता ही नहीं है। ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ? इसको भी वहां पे कुछ रखना पड़ेगा, जो इसके पास खुद के डिपॉजिट्स हैं, जो हम लोगों ने इसके पास क्या रखा है, फिक्स डिपॉजिट, या फिर अपने अकाउंट्स में या अपने लॉकर्स में जो भी हमने वैल्यू रखी है, उसको ये दिखा देगा एज अ डॉक्यूमेंट कि मेरे पास इतना वैल्यू पड़ा हुआ है भाई, तो मैं ये तेरे को दिखा रहा हूँ कि देख मेरी बैलेंस शीट में मेरे पास इतना डिपॉजिट है, तो मुझे क्या दे दे तू? लोन दे दे। क्लियर? अब RBI ने इसका भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया एज ए रेपो रेट, प्लस RBI ने ये बोला कि भाई जो तू मेरे पास अपने डिपॉजिट रखता है ना उसको भी क्या कर दे? बढ़ा दे। इन शॉर्ट, पहली बात, अब अगर बैंक के पास, बैंक ने जो RBI के साथ अपना डिपॉजिट रखना है, ठीक है, वो अगर कम होगा, मतलब बैंक को RBI को पैसा कम देना पड़ेगा एज ए डिपॉजिट, तो उसके मतलब क्या होगा कि बैंक के पास पैसा ज़्यादा है। अब अगर बैंक के पास पैसा ज़्यादा है तो बैंक पैसे को क्या करेगा? चाटेगा तो है नहीं, वो उसको क्या करेगा? लोगों को लोन दे देगा। प्रॉब्लम वही आ गई। फिर से मार्केट में क्या आ गई? लिक्विडिटी। फिर से मार्केट में क्या आ गई? लिक्विडिटी। समझ रहे हो? दोनों चीज़ें रिलेट करती हैं आपस में सर। अब इन दोनों को ही उसने इंक्रीज कर दिया कि चलो बेटा मार्केट से अब मैं लिक्विडिटी को हटा दूंगा। अब लिक्विडिटी हट गई, अब क्या होगा? अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। देखते हैं कहाँ तक जाते हैं हम लोग, वो डिपेंड करता है। ओके, एनीथिंग एल्स? एनी अदर न्यूज़? कम ऑन। ये तो सबने सुनी है, मेरे को पता था कि यही बोलोगे सबसे पहले, तो जानता था मैं, और ये भी पता था कि आप सब पढ़ के आए हो क्या होता है CRR। SLR क्या होता है? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होता है? LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी पढ़ा होगा, सर ने पढ़ाया होगा, है ना? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, बस। अच्छा, क्या? जो SLR वाली सिक्योरिटीज होती है ना सर, उनको RBI के पास रख के जो लोन लेता है बैंक RBI से, उसको कहते हैं। ओके ठीक है। अभी क्या है कि तमिलनाडु, पढ़ा इसके बारे में न्यूज़ के बारे में? क्या है? आर यू द न्यू? यू आर द ओल्ड वन? दिखे नहीं मुझे इतने दिनों से। वही तो मैं भी कह रहा हूँ।
बोलो भाई, तमिलनाडु गवर्नर आ गए। कौन है तमिलनाडु का गवर्नर? सोच तो ऐसे रहे हो जैसे आपको सारे गवर्नर पता है। ओके ठीक है, नहीं ओके, एक और लिखता हूँ अभी। सुना इसके बारे में कुछ कि सर वो राजीव गांधी उसका assassination का जो मतलब victim था तो उसने 30 years विक्टिम या अक्यूज्ड? accused सॉरी कॉन्विक्ट। तो 30 years के बाद इसकी जो हुई है। राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ था, बॉम्ब लगा के ब्लास्ट कर दिया गया था, और जिन लोगों ने किया था उनमें से जो लोग पकड़े गए थे उनको केस चला, और फाइनली वो लोग कन्विक्ट दोषी पाए गए और उनको सज़ा सुनाई दी गई, डेथ पेनल्टी। ओके, जब तक सज़ा सुनाई दी तब तक वो लोग ऑलरेडी अपने 27 ईयर्स जेल में बिता चुके थे। ओके, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने पहले भी इसके बारे में बोला कि भाई हम एक रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, उस रेजोल्यूशन में हम ये बोल रहे हैं कि भाई उस बंदे ने ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी के इतने साल दे दिए हैं, अब हम चाहते हैं कि उसकी डेथ पेनल्टी को क्या कर दिया जाए, पार्डन, मतलब उसको सजाए मौत माफ़ कर दिया जाए। और ये पावर किसके पास होती है? प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के पास। ठीक है, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के पास। अब इशू कहाँ आया? इशू ये आया कि तमिलनाडु गवर्नर को ये पार्डन पटिशन गई असेंबली की तरफ से, रेजोल्यूशन पास करके उन्होंने दिया उसको कि भाई हम चाहते हैं कि इसको हटा दो। ठीक है, इसने क्या किया? इसने आगे वो पिटिशन किसको रेफर कर दी? प्रेसिडेंट को। कर सकता है? क्यों? इसके बाद एजेंट, बहुत अच्छे, कोई पकी पकाई खीर खाने की आदत है, एजेंट है, फलाना है, धमकाना है, जीजा है, जवाई है, क्या है ये? अरे यही तो फ़र्क है न्यूज़पेपर पढ़ने में और समझने में। मैडम, दिस इज़ नॉट अ बिल, he can only refer a bill to a president, but this is not a bill, it's a resolution। अब बोल, सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट है वो, तो प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करता है, वो प्रेसिडेंट उसको जब मर्जी बुला लेता है, सर वो कुछ भी कर सकता है, प्लान कर सकता है, धमकान कर सकता है, ऐसा थोड़ी होता है। अब इसने उसको बिल रेफर किया, आर्टिकल 161 के तहत ये लिखा गया है कि भाई गवर्नर के पास पावर्स हैं, और उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि वो इसको ये चीज़ रेफर करेगा। इसने क्यों किया हुआ है? तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये ड्रामाबाजी बंद करो, हम ये कॉन्स्टिट्यूशन के गारंटर हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट होते हुए नहीं देख सकते, तो ये ड्रामाबाजी अपनी बंद करो, हम नहीं चाहते कि सब ड्रामा चले। ओके, नेक्स्ट, नीट का बिल असेंबली ने पास किया कि हम नीट में बिलीव नहीं करते, हमें अपने हिसाब से चलने दो, हम नहीं नीट में रहना चाहते। इन्होंने वो बिल दिया गवर्नर को, गवर्नर भाई साहब ने उस पर कुछ नहीं किया, उन्होंने फिर बिल असेंबली को दे दिया। अब फिर क्या होता है, अगर वैसा का वैसा ही बिल असेंबली फिर से दे दे, देन ही इज़ बाउंड टू साइन इट, बट इन केस ऑफ स्टेट्स ही कैन ऑल्सो रेफर दैट बिल टू। अब इन भाई साहब ने वो बिल आगे प्रेसिडेंट को दे दिया। ठीक है, अब इसका इशू चल रहा है। ये भी होगी छोटी सी न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़, हाँ तमिलनाडु क्या? ओके, क्यों था? ओके, एनीथिंग एल्स, एनी अदर न्यूज़? अरे बोलो यार। चाचा जान कहाँ गए हैं? डेनमार्क। डेनमार्क की कैपिटल? मुँह छुपाओ फटाफट। कोपेनहेगन, वेरी गुड, ऑसम, बहुत ही अच्छे, अति उत्तम।
स्वीडन की, नॉर्वे, फिनलैंड, फिनलैंड, हेलसिंकी, हेलसिंकी, आइसलैंड, फ्रांस भी गए, जर्मनी भी गए, ठीक है, बहुत देर के बाद, काफ़ी देर से अब उन्होंने रोक के रखा था अपने आप को घूमी घूमी करने के लिए, अभी वो घूमी घूमी करने जा रहे हैं। तो घूमी घूमी के चक्कर में क्या हो गया कि फ्रांस ने हमारे साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था P75I, जिसमें हमने उसने क्या बोला था कि मैं क्या बना के दूंगा आप लोगों को, क्या होता है ये सबमरीन, पनडुब्बी, पानी में चलने वाली कि मैं ये बना के दूंगा आपको। ओके, फ्रांस ने क्या किया, फ्रांस की एक कंपनी थी जिसका नाम था नेवल ग्रुप, ठीक है, उसने इस एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया चाचा जान के लैंड होने से पहले ही। चाचा जान की घूमी घूमी के साथ ही थोड़ा सा मूड खराब हो गया, लेकिन हमारा हुआ, उनका कुछ नहीं हुआ उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों किया वो इम्पोर्टेंट है, और ये काफ़ी देर से न्यूज़ में चल रहा है। बेसिकली 1999 में इंडिया गवर्नमेंट ने क्या किया, एक प्रोजेक्ट की घोषणा की कि हम 2 प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, एक P75 और दूसरा P75I। इसमें 6 सबमरीन्स बनानी थी, ठीक है, वो हमने बना ली हैं, कलवारी, खांडेश, ये सब वो बना लिए हैं। इसमें ये आई जो है ये क्या है, इंडिया। इसमें क्या था कि वो सबमरीन्स कहाँ बनानी है, इंडिया में, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करना है। बोले तो अगर मेरे पास कुछ चीज़ बनाने की टेक्निक है तो आप मेरे साथ आते हो, एक एग्रीमेंट साइन करते हैं हम दोनों, और मैं आपको अपना आइडिया, अपनी टेक्निक पूरी की पूरी वैसी की वैसी आपको दे देता हूँ। तो इंडिया गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम इसके अंदर भी क्या बनाएंगे, सबमरीन्स, लेकिन कहाँ बनाएंगे, इंडिया में, विद टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। समझ आया? रूठ गई है, तूने इसको टाइम नहीं बताया था? अच्छा, तू जस्टिफाई कर रही है उसको, खुद को नहीं कर रही है। क्या करूँ मैं तुम लोगों का यार, समझ रहे हो? ठीक है, अब देखो इसमें क्या हुआ। इसमें इंडिया ने ये बोला कि जो हम इस प्रोजेक्ट में अपनी सबमरीन बनाने जा रहे हैं, हाँ, उन सबमरीन्स में हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्नोलॉजीज चाहिए। समझ रहे हो? हमें उसमें कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक। इसके लिए इंडिया ने पहले रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया। रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मतलब कि हमारा ये प्रपोजल है, कौन कौन इसको, इस प्रोजेक्ट में अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो 5 कंट्रीज़ ने अपना इंटरेस्ट दिखाया। कौन कौन सी? स्पेन, साउथ कोरिया, रशिया, जर्मनी एंड फ्रांस। ओके, ठीक है, इन्होंने ये इंटरेस्ट दिखाया। उसके बाद इंडिया ने बोला कि मेरे को रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल दो। मेरा प्रपोजल तुम लोगों को पता है, आप क्या प्रपोज करना चाहते हो मुझे वो बताओ। देन दे सेड कि सर हम, कौन सी कंपनी बाहर आई? फ्रांस की। कौन सी वाली? नेवल ग्रुप। इसने बोला कि मैं ठीक है, मैं तेरे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। और जब उसको एक्चुअल में इस प्रोजेक्ट के बारे में पता चला, उसमें उन्होंने क्या डिमांड की थी? AIP। इंडिया ने क्या डिमांड किया था? AIP। देखो, पनडुब्बी इज़ लाइक ए मछली। मछली को भी ऑक्सीजन चाहिए, हर एक जानवर को ऑक्सीजन चाहिए। तो उसके लिए मछली क्या करती है? थोड़ी थोड़ी देर के बाद पानी के ऊपर आती है हवा खाने के लिए, और फिर डूब जाती है। सेम इज़ द केस विद पनडुब्बी। पनडुब्बी क्या करती है? थोड़ी थोड़ी देर के बाद ऊपर आती है, हवा लेती है, ऑक्सीजन अपने आप में फिल करती है, ठीक है, और फिर नीचे डूब जाती है।
अब यहाँ देखो, एयर, ऑक्सीजन किस में होती है? एयर में ही। इंडिपेंडेंट, शांत रहे। प्रोपल्शन सिस्टम, मतलब कि ऑक्सीजन से इंडिपेंडेंट होकर ये काफ़ी देर तक पानी में रह सकती है। समझ आ गया? ये इंडिया ने डिमांड किया। उन्होंने बोला ठीक है, हम ये सिस्टम तुम्हारी पनडुब्बी में लगाने के लिए तैयार हैं। इंडिया ने फिर क्या बोला? इंडिया ने बोला कि ठीक है भाई, ये लगा और फिर मेरे को सी में इसका डेमो भी दे, समंदर में इसका मेरे को डेमो भी दे, करके दिखा कि कैसे करती है। वो बोला ये क्या मजाक है, करके दिखा, ऐसा थोड़ी होता है, हमने कभी किया ही नहीं, हमने अपने लिए नहीं किया, तुम्हारे लिए कहाँ से करेंगे? ये नहीं हो पाएगा, सॉरी सर। इंडिया बोला यार तू मान गया था, कहता है मान गया, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं लटक जाऊँ भाई, ये नहीं हो पाएगा, सॉरी, तू मेरा गाल को पैसा काट लेगा, नहीं चलेगा सिस्टम में, मैं कहाँ जाऊँगा, सॉरी आई कांट। इंडिया बोला अच्छा ठीक है, तू दफ़ा जा, मैं इसको बोलता हूँ जर्मनी को। जर्मनी बोला अरे तेरा ये सिस्टम है, मैं नहीं करूँगा, सारा कुछ थोड़ी तेरे को दे दूंगा, मैं थोड़ा सा बताऊँगा, और तू डिमांड कर रहा है कि सारे के सारे पार्ट जो हैं इंडिया के बनाए हुए लगाओ, तो फिर हमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, मैं नहीं कर रहा। रशिया बोला, स्पेन तो पहले ही भाग गया, साउथ कोरिया मुश्किल। तो अब ये सब ड्रामा चल रहा है। इसमें इंपॉर्टेंट ये था आपके लिए AIP, इससे क्या होता है कि पनडुब्बी काफ़ी देर तक पानी में रहती है। ठीक है, हाँ अब बोल, न्यूक्लियर क्या? ये डीजल, ये भी डीजल, ये दोनों डीजल, नहीं नहीं ये दोनों डीजल। गुड पॉइंट। ओके, बोलो। पेन, पेन है ना मेरे पास, ये लो, वापिस चाहिए मुझे, एक ही बचा है मेरे पास। ओके, आज 5 मई है। आज की तारीख आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? वो क्यों मुझे भी नहीं पता। आज ही के दिन, सॉरी, शाह बानो जजमेंट को ओवरकम करने के लिए, इस जजमेंट को नलीफाई करने के लिए हमारे पार्लियामेंट ने एक बिल को आज ही के दिन क्या किया था? पास किया था। मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एंड डिवोर्स समथिंग राइट्स बिल, समथिंग लाइक दैट, ठीक है? मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एंड डिवोर्स, पता नहीं क्या जो भी है बिल, ठीक है? इसके पीछे कहानी क्या है? बहुत जनता इसके पीछे घूमती है, कहानी क्या है पता आपको इसके बारे में? शाह बानो जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है UPSC के लिए, नहीं पता तो सुनो छोटी सी कहानी। पहले मैं पानी पी लेता हूँ। और हाँ, आपका जो IR का सिलेबस है ना सर, वो अब ऑलमोस्ट जो है वो आप ऐसा समझो कि जो मेन चीज़ें थी वो कंप्लीट हैं। अब मैं उसमें से अगले 2 दिन के लिए क्या करूँगा कि जो कंट्रीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, लाइक रशिया, फिर चाइना, अभी यूरोपियन यूनियन चाचा जान गए हैं वहाँ पे, बहुत सारी लंबी लंबी फेंक रहे हैं, ग्रीन एनर्जी, ब्लू एनर्जी, ठीक है? तो उस हिसाब से हमारे लिए थोड़ा सा उसका मतलब हिस्ट्री जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, शाह बानो एक मुस्लिम लेडी थी, इनके हस्बैंड का नाम था मोहम्मद शाह। ओके, सुन लो, लिखना बाद में। ये मैरिज हुई इनकी, अरे ये मैंने गलत कर दिया, होता तो वैसे वही है लेकिन लिखते हम ये हैं, ठीक है? तो इनके साथ मैरिज हुई, ठीक है, जिसमें से इनके टोटल 5 बच्चे हुए, 3 लड़के 2 लड़कियाँ, कुछ ऐसे समथिंग लाइक दैट। देन
कुछ देर के बाद, मैरिज के कुछ साल के बाद इनके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली, ठीक है। उसके बाद शाह बानो ने इसको बोला कि भाई तू ठीक है, तूने दूसरी शादी कर ली, इस्लाम में लो करता है इसके लिए, मैं उसमें नहीं जा रही, बट मुझे महीने का कुछ भाई पैसा वैसा दे दे यार, मैं कहाँ जाऊँगी। ये बोला कि चल ठीक है, मैं तेरे को थोड़ा बहुत दूंगा। इसने 2-4 महीने दिए उसको, इसने उसको पैसा नहीं दिया। ये कहाँ गई? मध्य प्रदेश के। अब ये कैसा डिस्प्यूट है? एक सिविल डिस्प्यूट है, क्योंकि एक मैरिज के रिलेटेड डिस्प्यूट है, इसमें कोई क्राइम नहीं हो रहा है, ठीक है। इसमें कोई क्राइम नहीं हुआ, ना उसने इसको मारा ना उसने उसको मारा, बस एक बातचीत है, सिविल डिस्प्यूट है। तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गई, जहाँ पे सिविल डिस्प्यूट्स होने जाते हैं, सेशन कोर्ट में क्रिमिनल केसेस होते हैं। सो मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने केस सुना और शाह बानो के फेवर में जजमेंट दिया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बोला मोहम्मद शाह को कि भाई तू जो है महीने का कितना रुपए इसको दे, 25 रुपये। अरे बहुत पुरानी बात है, ठीक है। शाह बानो ने बोला कि सर इसकी तनख्वाह महीने की कितनी है और मुझे 25 रुपये, ये तो नाइंसाफ़ी है। इसने इस कोर्ट की अपील को कहाँ किया? हाई कोर्ट में अपील किया, मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने इसका 25 रुपये बढ़ा के कितना कर दिया? 179। वो बोली अरे उसकी तनख्वाह 5,000 रुपये है, मूर्खों क्या कर रहे हो, ये क्या है? वो बोले कि यार मैडम हमें नहीं पता, आप कहीं और देख लो। अब पॉइंट ये है कि ये किस बेसिस पे मांग रही थी। वो बेसिस है सेक्शन 125 ऑफ CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। सेक्शन 125 ये कहता है कि अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ भी सीन है या डिवोर्स है या कुछ भी है, तो हस्बैंड इज़ लायबल टू पे द एलिमनी, मतलब उसको महीने का भत्ता देने के लिए लायबल है इन अकॉर्डिंग टू द लॉ। कानून के हिसाब से वो उसको पैसा देने के लिए लायबल है, ठीक है, उसको देना ही देना है। ओके, इसने इसी सेक्शन को यहाँ पे घसीटा शाह बानो ने, और फिर इसी सेक्शन को इसने हाई कोर्ट में भी अपील किया कि भाई इसमें ये लिखा हुआ है और ये मुझे पैसा नहीं दे रहा। पॉइंट समझ रहे हो? ठीक है। अब हाई कोर्ट ने भी इसके फेवर में फैसला सुना दिया। जैसे इसके फेवर में फैसला सुनाया, मोहम्मद शाह ने क्या किया, इसको क्या दे दिया? डाइवोर्स। इसको डाइवोर्स अनाउंस कर दिया। और उसके बाद इसने हवाला दिया किसका? मुस्लिम पर्सनल लॉ का। क्यों? क्योंकि ये एक सिविल डिस्प्यूट था, और सिविल डिस्प्यूट में पर्सनल लॉज भी आप कोर्ट में प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। अब वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि पर्सनल लॉ सुप्रीम है कि स्टिपुलेटेड लॉ सुप्रीम है, वो कोर्ट का काम है डिसाइड करना। लेकिन आप दलील दोनों तरफ से दे सकते हो। जनरली क्या होता है, क्रिमिनल केसेस में हम किस पे दलील देते हैं? इंडियन पिनल कोड, CRPC, इन पे दलील देते हैं कि देखो उसमें ये लिखा हुआ है और इसने बंदे ने ये किया है, तो ये जो है कानून का उल्लंघन है। मर्डर करना गलत है, इसने मर्डर किया हुआ है, तो हमने ये प्रूव कर भी दिया, और हमारे कानून में लिखा है कि मर्डर की ये सज़ा है और मर्डर करना गलत बात है। इसने ये मर्डर किया तो इसलिए ये गिल्टी है। क्लियर? लेकिन सिविल डिस्प्यूट में आप अपने पर्सनल लॉज को भी ला सकते हो। क्लियर? अब सेक्शन 125 के तहत ये मुद्दा कहाँ चला गया? अब सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट आपको पता उस टाइम वैसे भी बहुत हावी हो रखा था, और गवर्नमेंट किसकी थी? राजीव गांधी की। और उस टाइम पे राजीव गांधी वैसे भी जो है काफ़ी इलेक्शंस हार रहा था स्टेट्स में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में ये केस किया। सुप्रीम कोर्ट में अब दलीलें दो तरफ की आ गई। पहली ये कि सेक्शन 125 ठीक है, ओके, इसके हस्बैंड ने और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ठीक है, जो एक बोर्ड होता है जो पर्सनल लॉ को पूरा कंट्रोल करता है, उसने और इसके हस्बैंड ने सेक्शन 127 को हवाला दिया ऑफ CRPC। उसने बोला कि सेक्शन 127 में ये लिखा है सर कि आप जो सेक्शन 125 में जो लिखा है आप उसको अकॉर्डिंग टू सेक्शन 127
चेंज या फिर मॉडिफाई या उस एलिमनी को, उस भत्ते को, उस पैसे को आप कैंसिल कर सकते हो। और हमारे पर्सनल लॉ में ये लिखा है कि डिवोर्स के 3 महीने तक आप पैसा दे सकते हो, उसके बाद आप पैसा नहीं दोगे। क्लियर? ठीक है। लेकिन जो शाह बानो के जो वकील थे लतीफ़, मिस्टर लतीफ़, उन्होंने कुरान के वर्स नंबर, मतलब वर्स क्या होता है, वर्स मतलब सेइंग जो होती है उसमें लिखी हुई 242 और 281, इसमें जो बातें लिखी हुई थी उन्होंने उसमें बताया कि हमारी कुरान में डिवोर्स के बाद बीवी को भत्ता देना लीगल है। अब यहाँ पे इसका हस्बैंड फंस गया। पहले कहाँ फंसा वो? सेक्शन 125 में तो लिखा ही लिखा था। फंसा कहाँ था वो? पर्सनल लॉ के चक्कर में कि हमारे यहाँ पे नहीं लिखा। तो इसके वकील ने ये 2 बताकर सुप्रीम कोर्ट का भार हल्का कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला सेक्शन 125 इज़ सुप्रीम देन दीज, क्योंकि उसमें भी ऐसा ही लिखा है और इसमें भी यही लिखा है, एंड दिस इज़ सुप्रीम देन योर पर्सनल लॉ एंड शाह बानो इज़ एंटाइटल्ड टू रिसीव द एलिमनी। समझ आया पॉइंट? क्लियर हुआ? ठीक है। अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इसको अलो किया, वहाँ तक प्रॉब्लम नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और भी बोला। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको अपने पर्सनल लॉज को चेंज करने की ज़रूरत है विद टाइम। वो समय कुछ और था जब ऐसी बातें होती थी, आज के समय में ऐसी बातें नहीं होती। सो आपको ये चेंज करने की ज़रूरत है, पहली बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे यूनियन गवर्नमेंट विचार विमर्श करे, क्योंकि हम एक सेकुलर कंट्री हैं और इसमें पर्सनल लॉज का कोई काम नहीं। ठीक है। जैसे ही यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की तो एक नया स्लोगन निकल के आया कि इस्लाम इज़ इन डेंजर, इस्लाम खतरे में है। तो उसको बचाने के लिए जगह जगह क्या हुई? प्रोटेस्ट हुए, बहुत ज़्यादा मतलब प्रोसेशंस निकाले गए और राजीव गांधी पे इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया कि उसने इस जजमेंट को, सुप्रीम कोर्ट की बोली हुई बात को नलीफाई करने के लिए पार्लियामेंट ने अपना एक बिल लाया। उस बिल को क्या बोला गया? मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एंड डिवोर्स बिल। और उस बिल को आज ही के दिन पास किया गया था। और उसमें इस जजमेंट में जो बोला गया, शाह बानो को जो पैसा मिलना था उसको नलीफाई कर दिया। समझ आया पॉइंट? समझ आया? और इसका रिजल्ट हमें कहाँ देखने को मिला? बाबरी मस्जिद, जिसका खामियाजा हमने 20 साल भुगता। 20-30 साल। ओके। नाउ come to the topic. Today we will discuss India Iran relations. ठीक है। देखो, ईरान शिया मेजॉरिटी, इंडिया सेकुलर कंट्री, प्लस सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ शियाज इन द वर्ल्ड आफ्टर ईरान। ठीक है, अब क्लियर हो गया। सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम्स भी हमारी कंट्री में है। पहले किस में? इंडोनेशिया। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ओके, था क्या? था ये कि 1947 में हम आज़ाद होते हैं। आज़ाद होने के बाद ही उस टाइम पे क्या चल रहा था दुनिया में? कोल्ड वॉर। 2 गुट बने हुए थे, यूएसएसआर एंड यूएसए। ये भाई साहब उस टाइम पे किसके ग्रुप में होते थे? यूएसए के साथ होते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रूलर था दैट वाज शाह।
शाह जो वहाँ का राजा था वो किसका पपेट था, किसका बिठाया हुआ था? यूएसए का, ठीक है। और ये किसके साथ था? यूएसए के साथ। और हम भाई साहब किसके साथ थे? किसी के साथ नहीं, नॉन अलाइंड मूवमेंट, ना हम तुम्हारे साथ ना हम तुम्हारे साथ, हम अपने, ना मैं मम्मी का ना मैं पापा का, मैं इंडिविजुअल हूँ। आई एम 18 years old, नाउ आई कैन ड्रैग माई मम्मी पापा टू कोर्ट। ओके, सो शुरू में इंडिया और ईरान के रिलेशंस इतने अच्छे नहीं थे। पहली बात तो ये कि हमारी आइडियोलॉजी डिफरेंट थी। क्यों? क्योंकि ये एक किंग का रजीम था, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री थे। दूसरी बात ये कि हम उस टाइम पे कोल्ड वॉर के टाइम पे हम नैम पे बिलीव कर रहे थे, नॉन अलाइंड मूवमेंट, क्योंकि हम बहुत मुश्किल से कॉलोनियल पावर से बच के बाहर आए थे। अब हम फिर से किसी अलायंस में नहीं जा सकते थे। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि अलायंस क्या करता है, आगे जाके तुम्हें निचोड़ के फेंक देगा। तो हम नैम के भरोसे थे, ये भाई साहब यूएसए के भरोसे थे। बाद में क्या हुआ, इन भाई साहब से दुखी हो के 1979 में वहाँ पे एक रेवोल्यूशन हुआ, दैट इज़ नोन एज इस्लामिक रेवोल्यूशन ऑफ ईरान, जिसके चलते वहाँ पे क्या इस्टेब्लिश की गई? थियोक्रेसी। क्या इस्टेब्लिश किया गया? थियोक्रेसी। थियोक्रेसी में क्या होता है? थियोक्रेसी में ये होता है कि एक दो पावर्स होते हैं। एक पावर पे कौन होता है? रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल हेड, और वही क्या होता है? कंट्री का भी हेड। आप समझ रहे हो? सेकुलरिज्म क्या कहता है? स्टेट और रिलीजन को अलग रखना है। इसमें क्या होता है? इसमें स्टेट और रिलीजन का हेड दोनों का एक ही होता है, और उसके नीचे गवर्नमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट है, कौन है? थैंक गॉड, रामनाथ कोविंद। अब अगर रामनाथ कोविंद जो है वो बाबा रामदेव बन जाए, मतलब कि बाबा रामदेव उसकी गद्दी पे जाके बैठ जाए, जो एक मठ का भी संचालक है, पूरे हिंदुओं को कंट्रोल भी वही करता है और वही गवर्नमेंट को डायरेक्शंस भी दे रहा है, कितना अजीब लगेगा। लेकिन वहाँ पे ऐसा ही सिस्टम है, समझ आया? ठीक है, बाकी प्राइम मिनिस्टर है, पार्लियामेंट है, सब है, लेकिन प्रेसिडेंट की जगह कौन बैठ गया? हमारा कोई धर्म गुरु, जो धर्म भी संभाल रहा है और देश को भी देख रहा है। इसको क्या बोलते हैं? अब ऐसा ही हुआ वहाँ पे। हाँ बोलो। यूपी? अच्छा, वो धोती वाला? नहीं 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 नहीं, वो नहीं, मतलब वो अपनी मर्जी से नहीं चल सकता ना, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसको उस पर बिलीव करना पड़ेगा। दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। देखो, हमारी कंट्री में रिलीजियस जो है वो पर्सनल अफेयर है। हम स्टेट रिलीजन के अगेंस्ट नहीं हैं, हम पॉजिटिव चलाते हैं कि हाँ तुम्हें करना जो करो, बजाना बजाओ, हमें कोई लेना देना नहीं है। बट तुम वो बजाना अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, मतलब उसके साथ नहीं बजा सकते, समझ रहे? लेकिन यहाँ पे कर सकता है। अब वहाँ पे अयोतुल्ला खमेनी, ये भाई साहब वहाँ पे क्या बन गए? सुप्रीम लीडर। सुप्रीम लीडर, दोनों पोस्ट इसी के पास। समझ आ रहा है? क्या बन गई ये? सुप्रीम लीडर। ठीक है, अब इंडिया ने बोला कि ठीक है भाई, अब तुम किसी के साथ नहीं हो, अब तुम किसी के साथ नहीं हो। उसी दिन से यूएसए और ईरान के रिलेशंस टूटना शुरू हो गए, क्योंकि इस बंदे के खिलाफ वहाँ पे क्या आया? रेवोल्यूशन। लेकिन वो रेवोल्यूशन था कैसा? इस्लाम के जो रूल्स हैं, शरीयत लॉ अकॉर्डिंग टू शियाज, वो वहाँ पे लागू किया गया। इसलिए वहाँ का जो हेड है दैट इज़ ऑल्सो हेड ऑफ देयर रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, आज वर्ल्ड में कहीं भी शियाज हैं तो उन सबका एक ही गुरु है, दैट इज़, समझ आया? आपने जम्मू में भी जब वो शिया और करते हैं ना वो मुहर्रम, तो उस टाइम पे जो वो पोस्टर लगा रहता है ना, उसमें इन्हीं भाई साहब का फोटो होता है, दाढ़ी वाला। समझ रहे हो? अब देखोगे तो समझ जाओगे, चश्मा लगाया होगा, दाढ़ी है, ठीक है, वो यही है। ठीक है,
देन इंडिया कंसिडर्ड इट्स रिलेशंस विद ईरान आफ्टर द फॉल ऑफ शाह रजीम। ओके, अब इंडिया ने बोला कि चलो ठीक है, अब तुम सही बंदे हो, अब तुम बताओ कि क्या करना है तुम्हारा। ये बोले कि यार हम मतलब दोनों भाई भाई हैं, पर्शियन लैंग्वेज, पर्शियंस इंडिया में बहुत आए थे, तो इंडिया के साथ हमारे कल्चरल टाइज़ हैं, ठीक है, तो इसलिए आप और हम दोनों भाई भाई बन जाते हैं। देन इंडिया स्टार्टेड इट्स डिप्लोमेटिक रिलेशंस एंड कल्चरल स्ट्रेटेजिक रिलेशंस विद ईरान। ठीक है, इंडिया के लिए सबसे बड़ी ईरान का इस्तेमाल कहाँ था, किस फेज में था? ज़रा मैप में देखो ईरान की लोकेशन। ईरान और इंडिया के बीच में एक कंट्री है, दैट इज़ पाकिस्तान, दैट इज़ पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान की वजह से क्या होता है कि हम अफ़गानिस्तान में नहीं जा सकते और हम सेंट्रल एशिया को भी नहीं कनेक्ट कर सकते, उसके लिए हमें अफ़गानिस्तान की ज़रूरत है। लेकिन अफ़गानिस्तान इज़ अ लैंड लॉक्ड कंट्री। ध्यान से देखो, मेरा मुंह मत देखो, कहाँ है अफ़गानिस्तान? ये रहा नीचे ईरान, इधर से पाकिस्तान। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी न किसी की टेरिटरी से घुसना पड़ेगा अप टू अफ़गानिस्तान। पाकिस्तान तो हमें जाने नहीं देगा, तो हमें किसकी ज़रूरत है? ईरान की। समझ आया? हमें किसकी ज़रूरत है? ईरान की। ईरान, पहली बात तो ये होगी कि हमें एक कनेक्टिविटी चाहिए टू अफ़गानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में कौन आता है? वो 5 देश कौन कौन से? कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। कुट। ठीक है, कुट बना लो या तुक बना लो, जो बनाना बना लो। ठीक है, अब इंडिया को यहाँ जाना क्यों है, क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की? ज़रूरत है, पहली बात कि सेंट्रल एशिया के पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, लाइक गैस, नेचुरल गैस। इंडिया जो है वो एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री है, हमारे पास खुद की गैस पेट्रोलियम तो है नहीं, हम सब कुछ बाहर से लेकर आते हैं। तो अगर डायरेक्ट लिंक इनसे बन जाता है हमारा, तो ये हम यहाँ से डायरेक्ट जो है गैस लेकर आ सकते हैं। फ़र्ज़ करो कि ये रही उज़्बेक, तुर्कमेनिस्तान, यहाँ से ईरान का बॉर्डर लग रहा है। ठीक है, यहाँ से गैस का ट्रक चला ईरान से इस अरेबियन सी में और यहाँ से इंडिया में। ठीक है, हमने पाकिस्तान को पूछना ही नहीं है। अभी आ रहा हूँ उस पर। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा रिलेशन डेवलप करने का? हमें एक्सेसिबिलिटी चाहिए टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। ओके, दूसरा पॉइंट, ऑयल। ईरान के पास क्या है? तेल। ठीक है, और ईरान हमें सबसे ज़्यादा सस्ता तेल देता है, समझ रहे हो? और ईरान के पास क्या नहीं है? सब्जियां, एग्रीकल्चर, गेहूं, बाजरा, ठीक है, मक्की, चावल, दूध बहुत कम है, तो हम उनको क्या देते हैं? ये सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। दूसरी बात ये, ईरान इतनी देर इस रजीम में रहने के बाद ईरान के पास टेक्नोलॉजी बहुत कम है, लाइक आईटी, रेलवेज़ में वो लोग काफ़ी पीछे हैं, तो वो ये सब चीज़ें हमसे लेके जाते हैं और हम उसमें क्या लेते हैं डिस्काउंट में? ऑयल। ठीक है, अब 1979 के बाद हमने उनके साथ ट्रेड भी करना शुरू कर दिया, उनसे ऑयल लेना भी शुरू कर दिया, उनको अपना सामान भी देना शुरू कर दिया, लाइक केमिकल्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, मशीनरी टूल्स। अपने बंदे वहाँ भेजना शुरू कर दिए काम करने के लिए। सबसे बड़ी बात कि हमने वहाँ पे अपनी नर्स, डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ बहुत भेजा। ठीक है, इसी के बीच ईरान एक शिया मेजॉरिटी नेशन होने के बावजूद उसकी यूएसए के साथ राइवलरी बढ़ती गई। क्यों? क्योंकि यूएसए की रजीम को ओवरटेक किया था
इन लोगों ने। तो इसकी वजह से यूएसए की उनके शुरू से ही उनके साथ एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई। देन मैंने आपको बताया था कि इजराइल और अरब नेशंस के बीच में पीस अकॉर्ड्स साइन हो रहे थे। जॉर्डन, सीरिया, इन कंट्रीज को साइन नहीं करने दिया किसने, याद है? फ़ोन किया उसने कि हाँ भाई कहाँ है तू, उसने बोला मैं यहाँ पे हूँ, मैं आया हूँ यहाँ साइन करने, उसने वापस आ जाओ, नहीं करना साइन। समझ आया? क्योंकि सीरिया भी शिया रूल्ड कंट्री थी, जॉर्डन भी, तो उसने इनको साइन नहीं करने दिया। तो इजराइल की भी दुश्मनी किसके साथ है? ईरान के साथ, ठीक है। इसी बीच इजराइल और यूएसए ने बोला कि ईरान जो है वो अपनी एक न्यूक्लियर फैसिलिटी क्रिएट कर रहा है और उस न्यूक्लियर फैसिलिटी के सहारे वो क्या बनाएगा, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा और फिर वो न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पे मारेगा। तो हम वो न्यूक्लियर फैसिलिटी नहीं बनने देंगे। समझ आया? हम वो न्यूक्लियर फैसिलिटी नहीं बनने देंगे क्योंकि ईरान के पास क्या है, बहुत ज़्यादा यूरेनियम एंड थोरियम, ठीक है। लेकिन उसके पास, मैंने आपको पहले बताया कि इतने साल तक इसके उसमें रहने की वजह से उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि कैसे डेवलप करना है। तो ये टेक्नोलॉजी उनको दे कौन रहा है? रशिया, ठीक है, रशिया दे रहा है। और टाइम कौन सा चल रहा है? टाइम बहुत खतरनाक चल रहा है। इसके बाद 10-12 साल के बाद रशिया भी फॉल, यूएसएसआर भी फॉल कर गया। उसके बाद रशिया बहुत ज़्यादा वीक हो गया, इसकी टेक्नोलॉजी स्टैग्नेट होगी, मतलब रुक सी गई। और ऊपर से इजराइल और अमेरिका ने, मैंने आपको बताया था, स्टक्सनेस वायरस डाला था इनकी फैसिलिटी में और इनकी रिएक्टर्स बंद हो गए थे, ठीक है। उसके बाद जब वो ठीक करने के लिए बुलाया तो फिर से वही लोग आ गए ठीक करने के लिए, उन्होंने फिर ख़राब कर दिया। तो ईरान की प्रॉब्लम चल रही है। अब ईरान के पास सब कुछ होने के बावजूद भी ईरान सबसे गरीब देश माना जाता है, मतलब पिछड़ा हुआ टेक्नोलॉजी के मामले में। ईरान ने बोला कि यार तुम लोग क्या मेरे साथ पंगे ले रहे हो, चलो मैं तुम्हारे साथ क्या डेवलप करता हूँ, शांति, मुझे चाहिए शांति। यूएसए को बोला कि मुझे क्या चाहिए, शांति चाहिए, मुझे लड़ना नहीं है तुम लोगों के साथ, ठीक है, जो हो गया हो गया। तो तब ओबामा के टाइम पे 2008 में JCPOA, इसको बोलते हैं ईरान न्यूक्लियर डील, JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव पैक्ट ऑफ एक्शन, ठीक है, ये साइन की गई। इसमें ये बोला गया कि भाई आपको न्यूक्लियर फैसिलिटी बनाने की पूरी इजाज़त है अगर आप वो सारी की सारी सिविलियन यूज़ के लिए लाओगे, मतलब एनर्जी यूटिलाइजेशन करोगे तो आपको अलाउड है बनाना, आप बनाओ, हम आपकी हेल्प करते हैं। क्लियर? जैसे ही ये डील साइन हुई इंडिया बहुत खुश हुआ। इंडिया बोला बाबा क्या बात है, इनका आपस में समझौता हो गया, अब मैं और तेल लाऊंगा, अब मैं क्या करूंगा, वहां पे क्या डेवलप करूंगा, ईरान की बाउंड्री टच करती है गल्फ ऑफ ओमान में, ठीक है, पानी में, और इंडिया को जाना है अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में, वहां से लाना है क्या, गैस, और अपना पैसा पहुंचाना है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पहुंचाने हैं कहाँ पे, अफगानिस्तान में, ठीक है। तो ईरान ने बोला कि तू एक काम कर, तेरे पास बहुत पैसा है, तू चीता बन रहा है, तू आ जा और ये पोर्ट डेवलप कर ले, मतलब ये पोर्ट को बना, बंदरगाह को बना, अपना शिप यहाँ खड़ा कर, सामान उतार, आगे से ट्रक में भर या ट्रेन में भर, लेके जा अफगानिस्तान, वही ट्रेन तू आगे ले जा कहाँ पे, और वहाँ से सामान लेकर आ, वापस लेकर आ, इस पोर्ट में अपना शिप खड़ा कर, उसमें डाल और ले जा। समझ आया? ठीक है। इंडिया बोला वाह क्या बात है, बहुत अच्छे, अति उत्तम, मैं यही करूँगा। देन इंडिया स्टार्टेड डेवलपिंग चाबहार पोर्ट, ठीक है। इसमें पूछता है, इसमें क्वेश्चन आया है कि भाई इसकी स्ट्रेटेजिक डायमेंशन क्या है इस पोर्ट की। अब इसमें दो तरह के एस्पेक्ट आते हैं, मैं अभी बता रहा हूँ। पहला एस्पेक्ट है ओनली फॉर अफगानिस्तान। क्या है वो एस्पेक्ट? वो एस्पेक्ट ये है कि तालिबान ने टेक ओवर किया, सोवियत्स को मारा, वहाँ से भगाया अफगानिस्तान से, उसके बाद वहाँ पे पावर किसकी आ गई? तालिबान की। तालिबान की पावर आने के बाद तालिबान किसका दुश्मन बन गया सबसे पहले? तो
क्यों? और वो थे इंडिया का भी दुश्मन बन गया तालिबान, क्यों? क्योंकि वो एक ग्रुप था। समझ आया? तो दुश्मन का सॉरी दोस्त का दुश्मन जो भी है, मुझे नहीं आता यार, मैंने मूवी कम देखी है। दोस्त का दुश्मन क्या होता है? दुश्मन का दोस्त, अच्छा दुश्मन का दोस्त दोस्त होता है, दुश्मन नहीं, दोस्त का दुश्मन, दोनों का दुश्मन दुश्मन होता है, ऐसा ही है ना? हाँ ठीक है, ठीक है। सो इसका भी दुश्मन ये, इसका भी दुश्मन ये, ठीक है। उसके बाद तालिबान को टेक ओवर करने के लिए जब 2001 में अटैक हुआ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, यूएसए ने फिर अपनी फोर्सेस भेजी और बोला कि मैं तालिबान को हटा दूंगा। तालिबान को पावर से हटाने के बाद वहाँ पे किसकी गवर्नमेंट आई? घनी गवर्नमेंट। घनी गवर्नमेंट के आने पे अब अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी थी, ठीक है। ईरान को भी थोड़ी सी शांति मिल गई और इंडिया को भी थोड़ी सी शांति मिल गई। इन दोनों ने बोला कि हम दोनों मिलकर ना एक काम करते हैं, अफगानिस्तान की घनी गवर्नमेंट को हम पैसा भी देते हैं और उसको वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना के देंगे। समझ आया? इसलिए इंडिया ने वहाँ पे उनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग बना के दी, स्कूल्स बना के दिए, डैम बना के दिए और हॉस्पिटल्स बना के दिए, ठीक है। और थोड़ा बहुत पैसा उनको ईरान ने भी प्रोवाइड किया। ईरान ने सबसे ज़्यादा क्या दिया उनको? अपनी एक्सेसिबिलिटी, मतलब अपना टेरिटरी को एक्सेस करने का मौका दिया इंडिया को। दोनों के इंटरेस्ट सेम थे, इसलिए दोनों ने मिलकर काम किया अफगानिस्तान में, ठीक है। इसलिए चाबहार पोर्ट की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है इंडिया के लिए थ्रू ईरान फॉर अफगानिस्तान, क्योंकि उन्होंने इस गवर्नमेंट को सस्टेन करना था, क्योंकि दोनों के इंटरेस्ट कहाँ थे? तालिबान के पावर में नहीं रहने से। अब तालिबान फिर से पावर में आ गया है, तो अब ईरान ने सबसे पहले जाके तालिबान को बोला कि मैं तेरा भाई हूँ, छोटा ही सही लेकिन भाई हूँ। गलती होगी वो, उसने बोला था मेरे को, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं शुरू से ऐसा नहीं हूँ, गंदी गंदी बात होती है ये, मुझे मत मारना। तो इंडिया बोला कि अरे यार मैंने इतना खर्चा किया, पार्लियामेंट की बिल्डिंग बना के दी, इनको पता ही नहीं है पार्लियामेंट यूज़ कैसे करना होता है, ये तो बंदूक के सारे चलाते हैं। हाँ सलमा डैम, ओके पॉइंट समझ आ गया, ठीक है। अब उसके बाद ये बात थी अभी तक। अभी क्या हुआ है? डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब यूएसए के प्रेसिडेंट रहे। प्रेसिडेंट रहने के बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने ईरान को बोला कि मैं तुम्हें लेसन पढ़ाऊंगा, मतलब आई विल टीच यू अ लेसन। वो लेसन था मतलब कि मैं सबसे पहले तो ये जो ईरान न्यूक्लियर डील है जो तुम्हें हमने अलो कर रखा है न्यूक्लियर फैसिलिटी को डेवलप करने के लिए, उसको मैं क्या करूँगा? कैंसिल। मैं नहीं मानता इसमें, सब फालतू है, ठीक है। अब ये चीज़ गई। दूसरी बात उसने क्या बोला कि जो भी इंडिया ने क्या साइन कर लिया? काटसा डोनाल्ड ट्रंप के साथ, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। उसमें अमेरिका के एडवर्सरी कौन कौन है? ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड रशिया, ठीक है। और साइन किसने कर लिया? इंडिया ने। इसमें अमेरिका ये बोलता है कि अगर तुम जिन लोगों पे मैंने ऑलरेडी सैंक्शंस लगा रखी हैं, कौन कौन है वो? और नॉर्थ, अगर तुम इनके साथ कोई भी ट्रेड या बातचीत करते हो तो मैं तुम्हें काटसा के तहत तुम पे भी सैंक्शंस लगा दूंगा। समझ आया? ठीक है। अब जब ये लगा दिया, सॉरी, एक तो इस डील से बाहर आ गया और इंडिया ने क्या साइन कर लिया यूएसए के साथ? काटसा। अब इंडिया फंस गया। इंडिया को चाहिए क्या था? वो भी डिस्काउंटेड ऑयल, डिस्काउंट में देता था ईरान। अब इंडिया फंस गया। इंडिया के फंसने के बाद क्या हुआ? जैसे वो होता है ना, वो फंस जाते हैं, वैसे इंडिया फंस गया। और फंसने के बाद इंडिया अब परेशान, क्योंकि जो भी ट्रेड होता था, जो भी हम पेमेंट करते थे वो डॉलर्स में करते थे। अब डॉलर में हम कर नहीं सकते, काटसा, या तो रुपी में पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब रुपी में पेमेंट करने के लिए उसके लिए कोई मैकेनिज़्म होना चाहिए, उनके बैंक भी रुपी एक्सेप्ट करता होना चाहिए,
ठीक है। अब यहाँ से हम पैसे भेज, जैसे मान लो कि आपके कोई फॉरेन में बंदा बैठा है, वहाँ रुपये तो नहीं होता ना, वहाँ डॉलर होता है। आप बोलते हैं यार मुझे ना इतना पैसे भेज दे, उसने अपने डॉलर जो हैं अपने ट्रांसफ़र अकाउंट में डाल दिए। अब वो चीज़ आपको डॉलर में तो नहीं मिलती ना, वो आपको रुपये में मिलती है। इसके लिए क्या होगा कि हमने उस कंट्री के साथ कोई कन्वर्टेबिलिटी मैकेनिज्म एस्टेब्लिश किया हुआ है कि तेरी कंट्री से यहाँ पे पैसा आएगा, उसको हम रुपये में कन्वर्ट करके आगे बंदे को दे देंगे। अब अगर हमने उसका साइन ही नहीं किया होगा तो वो हमारी कंट्री में एज अ डॉलर ही आएगा और वो डॉलर ही मिलेगा। फिर हम पे बर्डन बन जाएगा उस चीज़ को कन्वर्ट करने का। हम कहाँ जाएंगे कन्वर्ट करने? समझ आ रहा? कौन आपको डॉलर के बदले रुपये देगा? वो क्या करेगा उस डॉलर का? पॉइंट समझ आया? अब ईरान और इंडिया के बीच में भी ऐसा कोई मैकेनिज्म एस्टेब्लिश नहीं हुआ है कि जिसमें हम उनको रुपये दें और वो आगे उस रुपये को कन्वर्ट करके अपनी लोकल करेंसी में चला लें। अब डॉलर जो है, डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है, इसको कोई भी एक्सेप्ट कर लेता है। अगर ईरान हमसे डॉलर ले रहा है तेल के बदले, तो वो वही डॉलर उठा के किसी और को दे देगा कुछ और खरीदने के लिए। समझ आ रहा है? लेकिन अगर हमने उसको रुपये दिए, ईरान वो रुपये अगर रशिया को देगा, रशिया ने बोलेगा ये कौन सी करेंसी है बे, ये कौन है टकला, ये कहाँ से आया? वो बोलेगा ये तो इंडिया, मतलब इंडिया मतलब बापू है ये, बापू नहीं चलता यहाँ पे भैया, डॉलर चलता है, डॉलर। समझ आ रहा है? तो अब इंडिया और ईरान जो है एक कन्वर्टेबिलिटी, एक मैकेनिज्म एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें क्या होगा कि ईरान का एक बैंक यहाँ पे आके अपनी ब्रांच खोलेगा जिसमें हम अपने रुपये डिपॉजिट करेंगे और फिर वो बैंक क्या करेगा, उसी रुपये को अपने उधर के अकाउंट में डाल देगा जिसमें वो ईरान की लोकल करेंसी से बाहर जाएगा। समझ आया? और फिर हम क्या करेंगे, हम भी अपने कोई लोकल बैंक को वहाँ पे खोल देंगे, लाइक पंजाब नेशनल बैंक या स्टेट बैंक या यूको बैंक, कोई भी बैंक हम ईरान में खोल देंगे, वहाँ के लोग उसमें अपनी करेंसी डालेंगे और वो यूको बैंक हमें कन्वर्ट करके यहाँ पे रुपये दे देगा। समझ आया? इसी के चलते एक बैंक है वहाँ का, नाम मुझे याद नहीं है, मैं बताता हूँ आपको, उसकी अभी 2019 में ब्रांच खुली है पुणे में, लिख लो, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, पसरगाड बैंक, ईरान का पसरगाड बैंक। 2019 में इसका हमने यहाँ पे ब्रांच खोला मुंबई में। ठीक है? ठीक है, मैकेनिज्म समझ आ गया? ठीक है। अब अभी क्या चल रहा है? अभी ये चल रहा है कि एक तो यूएसए ने ईरान न्यूक्लियर डील से बैक ऑफ कर लिया, दूसरा यूएसए ने IRGC को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है। व्हाट इज IRGC? ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स। ईरानियन, लिखो ना, आपने कुछ लिखा ही नहीं, अरे इतने पेज भर दिए। ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे रॉ है, जैसे ISI है, जैसे मोसाद है, जैसे CIA है, वैसे ही, और ये किसकी सुनती है? सुप्रीम लीडर की। समझ आया? और यूएसए को ऐसी चीज़ से प्रॉब्लम है कि तुमने अपने देश में रिलीजियस हेड को ही अपनी कंट्री का हेड बना के रखा है। ऐसा थोड़ी होता है। कौन सी दुनिया में जी रहे हो तुम लोग? भागो यहाँ से। तो यूएसए ने इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया है। ठीक है? ओके। अब ईरान कहता है
कि मैं तुम्हारे साथ न्यूक्लियर, अब वहाँ पे रेजीम चेंज हो गया, कहाँ पे, यूएसए में। वहाँ पे कौन आया अब, जो बाइडन, ठीक है। जो बाइडन ने बोला कि मैं सबसे पहले आके इस एग्रीमेंट को, ईरान न्यूक्लियर डील को वापस से चालू करूँगा, क्लियर। उसके लिए ईरान ने बोला कि भाई ठीक है तुम ये करो। पहली बात तो ये कि जब तुम्हारा मन करता तुम चले जाते हो, जब तुम्हारा मन करता तुम आ जाते हो, ये क्या तमाशा लगा रखा है, ऐसा थोड़ी होता भाई। दूसरी बात तो ये कि तुम इसको हटाओ, ये कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जैसे तुम्हारी CIA है वैसी ही हमारी ये है। तुमने इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्यों डिक्लेयर कर दिया भाई, क्या मजाक बना रखा है। तो इसको हटाओ। दूसरी चीज़ ये कि अब हमें एक गारंटी दो लिख के कि अगली बार तुम ये ड्रामा नहीं करोगे। तुम इसमें अगली बार फिर से ट्रंप आ जाएगा, वो फिर बोलेगा कि मैं नहीं मानता इस चीज़ को, तो ये सब अब नहीं चलेगा। स्टेबिलिटी चाहिए हमें, क्लियर। और इंडिया भी परेशान है एक तो इससे, दूसरा इसका अभी तक रिवाइवल ढंग से नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि अब ईरान में जो नया प्रेसिडेंट है उनका, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, ही इज़ द सुप्रीम लीडर, वो अलग है। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, अभी इलेक्शन हुए थे उसके 19 में, चाचा जान भी आए थे 19 में। हाँ जी, तुम सोए थे? अच्छा, कहाँ लिखूँ मैं? लिखने भी नहीं देते। इब्राहिम राइसी, ये वहाँ के जज थे जो एक कंजर्वेटिव जज है, मतलब राइट विंग, ठीक है। अगर ट्रंप कंजर्वेटिव था, राइट विंग था, तो वैसे ही ये भी अब क्या है, राइट विंग है। ये भी ईरान की बड़ी बढ़ चढ़ कर बात करते हैं कि भाई ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, अब हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे, हम अब अपनी चलाएंगे। तो अगर यहाँ भी कंजर्वेटिव है और वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, तो कहाँ से एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, समझ रहे हो। तो अब इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। बस इसमें इतना ही था क्रक्स समझने वाला। इसमें क्वेश्चन आएगा नहीं, पॉसिबिलिटी कम है, बट समझना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ईरान हमारे लिए इम्पॉर्टेंट कंट्री है, ठीक है। 2 मिनट की ब्रेक हो गया, इसको मिटा दूँ? चिटागोंग पोर्ट क्या हो गया उसको? इंडिया को दे दिया? कब? आज? कोई नहीं, कल डिस्कस कर लेंगे इस पर, क्या टेंशन है। इंडिया रशिया रिलेशंस। रशिया पहले USSR हुआ करता था, है ना। हमारी आज़ादी की लड़ाई में हमारी लड़ाई एक इंपीरियल पावर के खिलाफ थी, एक कॉलोनियल पावर के खिलाफ थी, एक कैपिटलिस्ट पावर के खिलाफ थी। कैपिटलिस्ट पावर का सिंपल लॉजिक होता है कि दे विल लुक फॉर ओनली प्रॉफिट्स,
ओके, प्राइवेट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, हमें बस पैसा मांगता है और कुछ नहीं। यूएसएसआर में बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ ही सारा इसी के खिलाफ था, और उन्होंने एक सोशलिज्म की फिलॉसफी अपनाई। व्लादिमीर इलिनोविच लेनिन, VI लेनिन, वो वहाँ के लीडर बने, उन्होंने सोशलिज्म की पॉलिसी अपनाई, और उसके बाद उन्होंने अपना नेटवर्क पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड फैलाया, और जो जो कंट्री इंपीरियल पावर के खिलाफ लड़ रही थी उनको सपोर्ट किया। समझ आया? जैसे हमारी कंट्री में उस टाइम पे हम लोग लड़ रहे थे, है ना? कहाँ लड़ रहे थे? इंडिया में ही लड़ रहे थे। किसके खिलाफ? ब्रिटेन के। ठीक है, ऐसे में दो नेता निकल के आते हैं, नेहरू एंड बोस। नेहरू भाई साहब जो थे ये भी इनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे, और ये भी इनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे, है ना? और आजकल लोग तो वैसे भी इस आदमी को तो समझते कुछ नहीं है कि ये सही था, लेकिन पता इसके बारे में भी कुछ नहीं है। क्या नाम है इसका? अच्छा, नेताजी सुभाष। नेताजी नाम इसको किसने दिया था? किसने? महात्मा गांधी ने। एग्जैक्टली। सोच सकते हो, लेकिन हाँ ये सही था ये गलत था, क्योंकि ये सोचता था, ये एक्शन लेता था। सेम इज द लॉजिक विद भगत सिंह। दोनों अपनी आइडियोलॉजी में क्लियर थे, ये भी अपनी आइडियोलॉजी में क्लियर था। ये स्लो लर्नर था, ये पेस लर्नर था। इसको अभी चाहिए, इसको थोड़ा देर से चाहिए, बस फर्क इतना है। नेताजी नाम किसने दिया था? ओके, अब ये दोनों इन्फ्लुएंस है यूएसएसआर के साथ। तो मतलब मेरा कहने का, ये आपको बताने का तात्पर्य ये है कि हमारा इंडिया में जो एक कॉन्शियसनेस थी ना, जो एक मतलब कि ये लोग अच्छे हैं, वो हमने पहले से ही डेवलप कर ली थी। अपनी आज़ादी से बहुत देर पहले ही हमने इनके साथ बहुत अच्छे रिलेशंस डेवलप कर लिए थे। हमारी कंट्री में कम्युनिस्ट पार्टी 1921-22 में बन चुकी थी, ठीक है, लेकिन वो इतना उसने पेस नहीं पकड़ी थी, ठीक है। इनके कहने के मुताबिक हमारी कंट्री में पेस किसने पकड़ी? सोशलिज्म ने, सॉरी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों यंग लीडर्स थे और इनकी अपील बहुत ज़्यादा थी, इनकी मास अपील थी, ठीक है। इसीलिए ये दोनों डायरेक्ट बोलते थे कि भाई हम जब भी आज़ाद होंगे तो हम किसको अप्लाई करेंगे अपनी कंट्री में? सोशलिज्म में। सोशलिज्म में मतलब ये कि बेसिक नेसेसिटी हम देंगे, हेल्थ केयर, एजुकेशन हम देंगे लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट। सरकारी हॉस्पिटल 2 रुपये पर्ची लगती है, फीस सरकारी स्कूलों में, सरकारी कॉलेजों में फ़ीस बहुत कम होती है। प्राइवेट कॉलेजों में जो पहन के आए हो खोल दो, गाड़ी अगर लाई हो तो चाबी रख दो यहाँ पे, अगर बच्चा पढ़ाना है तो, नहीं तो कोई बात नहीं, दूसरा लगा लाइन में, उसके पास ऑडी है, तेरे पास नैनो है, तो बंदा जलील हो जाता है कि नहीं भाई सॉरी, कल जो दूसरे पहन के आऊँगा वो भी खोल दूँगा, बच्चे को पढ़ा दो बस। ओके, सो 13 अप्रैल 1947 को ही हमने अपने आज़ादी से कितने महीने पहले? 4 महीने पहले हमने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस इनके साथ इस्टेब्लिश कर लिए। अब बोलोगे वो कैसे किए? बोलो बोलो, पूछो पूछो ना, नहीं तो मैंने पूछ लिया फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। जब तक हम आज़ाद ही नहीं हुए तो हमने एस्टेब्लिश कैसे कर लिए?
क्योंकि उस टाइम पे हमारी कंट्री में क्या बनाया जा रहा था, कौन बना रहा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और उसी को हमने क्या डिक्लेयर कर रखा था, प्रोविजनल पार्लियामेंट। जो उसके मेंबर थे उन्हीं में से चुनकर कुछ गवर्नमेंट बनी हुई थी। जैसे प्राइम मिनिस्टर कौन था, नेहरू था। तो उसी के बेस पे उन्होंने क्या बोला कि हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश करते हैं किसके साथ, यूएसएसआर के साथ। समझ आया? बताने का तात्पर्य समझे कि हमारी कंट्री में, हमारे यहाँ के लोगों में ऑलरेडी एक अच्छी इमेज यूएसएसआर के लिए बनी हुई थी। क्लियर? उसके बाद हम आज़ाद होते हैं। आज़ाद होने के कुछ घंटों के बाद ही हमारी लड़ाई होती है पाकिस्तान के साथ, ठीक है ना, 1948 में कश्मीर को लेकर होती है ना। उसके बाद हमारी लड़ाई होती है चाइना के साथ, फिर पाकिस्तान के साथ, फिर पाकिस्तान के साथ, और फिर से पाकिस्तान के साथ। इस बीच हमने नॉन अलाइंड मूवमेंट को अप्लाई किया हुआ था। हम ना उसकी तरफ थे ना ही हम उसकी तरफ थे, लेकिन पाकिस्तान सियांटो का मेंबर था, साउथ ईस्ट एशिया, है ना, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, साउथ ईस्ट एशियन नेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये नाटो का ही ईस्टवर्ड एक्सटेंशन था, है ना, SEANTO। तो पाकिस्तान वॉज अलाई ऑफ USA एंड इंडिया वॉज अलाई ऑफ नन ऑफ देम। ना वो USSR के साथ था ना ही USA के साथ था, बट दिल से इन्हीं के साथ थे। USA आता था, पूछता तू किसकी तरफ है, वो बोलता था कि मैं किसी की तरफ नहीं हूँ। तो इधर इधर कौन खड़ा है, USSR खड़ा है। दिल तुम्हारे साथ है लेकिन आत्मा उनके साथ है, ये हाल था। देन आई टोल्ड यू कि इंदिरा गांधी मेड ए प्लान टू टीच ए लेसन टू पाकिस्तान, और उसी बीच हमने अपनी एक रिलेशंस की नींव रखी। उस नींव को क्या बोला जाता है, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। ये USSR और इंडिया ने साइन की थी। इंदिरा गांधी ने ये साइन बहुत सही मौके पे की थी। उसको पता था कि अब मैं पाकिस्तान पे अटैक करने जा रही हूँ और मुझे किसी की सपोर्ट चाहिए। तो वो सपोर्ट कौन थी, USSR। इंटरनल सिक्योरिटी के टॉपिक में पढ़ाया था ना आपको मैंने, ठीक है। इस ट्रीटी के बाद USSR और इंडिया के बीच में बहुत एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन गया रिलेशंस को लेकर। उसके बाद USSR बोला कि भाई आज तू मेरे से क्या लेगा, डिफेंस का सारा इक्विपमेंट मैं तुझे दूंगा, मिग, सुखोई, है ना, सारा कुछ हमने USSR से लेना शुरू कर दिया। और USSR हमें बहुत सस्ते दाम पे ये चीज़ें भी लगा, रिपेयर भी करता था, सर्विसिंग भी हम करवाते थे, सब कुछ करते थे। उसी के साथ साथ इसी टाइम पे स्पेस डिप्लोमेसी भी बढ़ी। इंडिया की पहली सैटेलाइट आर्यभट्टा उज़्बेकिस्तान से लॉन्च की गई थी, जो कि USSR का पार्ट था, ठीक है। उसके बाद हमारा पहला बंदा जो स्पेस में गया था वो वाज ही राकेश शर्मा, एयरफोर्स पायलट, कैप्टन। देखा है वो इंटरव्यू आपने इंदिरा गांधी और उसका जो वार्तालाप हुई थी उन दोनों के बीच में, वो स्पेस में था, वो इंदिरा गांधी यहाँ बैठी थी। देन इंदिरा गांधी आस्क्ड हिम टू कि भाई ऊपर से बता हिंदुस्तान कैसा लगता है। वो ठहरा बेचारा देश प्रेम का मारा, वो भी बोल दिया कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अबे दिखता भी है। ठीक है। सो उस बंदे को स्पेस में कौन लेके गया, अपने खर्चे पे। इतने अच्छे रिलेशन थे हमारे इनके साथ। देन अल्टीमेटली
यूएसएसआर कोलैप्स कर जाता है 1990s में। ये सब कंट्रीज़ अलग अलग हो जाती हैं और रशिया अलग हो जाता है, बाकी कंट्रीज़ अलग हो जाती हैं। उसके बाद रशिया बहुत ही वीक कंट्री उभर कर बाहर आता है, जिसकी ना जीडीपी है ना उसके पास कुछ खाने को है। ऐसे में उसकी हेल्प कौन करता है? इंडिया। इंडिया उसको लोन देता है। कैन यू इमेजिन? इंडिया उसको लोन भी देता है और 20,000 टन गेहूं देता है। समझ रहे हो? इतना बुरा हाल था उसका। ठीक है, तो उसके बाद वहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं 2000 में। कौन? जो आज भी हैं, पुतिन भाई साहब बनते हैं। पुतिन भाई साहब आते बोलते हैं कि भाई मेरे को इंडिया के साथ रिलेशंस फिर से डेवलप करने का है, मेरे को इंडिया के साथ फिर से रिलेशन डेवलप करने का है। इन्होंने बोला कि आज से इंडिया और रशिया के बीच में एनुअल मीटिंग होगी। मतलब मैं और वहाँ का हेड ऑफ द गवर्नमेंट, नॉट हेड ऑफ द कंट्री, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हु इज द प्राइम मिनिस्टर। ओके, मैं और प्राइम मिनिस्टर आज से हर साल एक एनुअल मीटिंग करेंगे। जैसे ही इसने ये घोषित किया, इसी को क्या बोला गया? स्ट्रेटेजिक रिलेशन। अटल बिहारी वाजपेयी वॉज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम। ठीक है, मिखाइल गोर्बाचोव। हाँ, वो इसके यूएसएसआर जब टूटा था ना, उस टाइम पे वही था। उसके बाद आता है बोरिस येल्सिन, जो कैपिटलिस्ट था, जो मतलब यूएसए की पॉलिसीज को फेवर करता था। उसके बाद ये आता है, फिर ये जाता ही नहीं है ना? सुन ली न्यूज़? हो नहीं किया, कर दिया उसको। ओके, देन उसके बाद इनकी ये डायमेंशन चेंज हुई। अब किस में डेवलप होगी? स्ट्रेटेजिक रिलेशंस में डेवलप कर दी गई। अब हर साल, मतलब स्ट्रेटेजिक रिलेशन में क्या होता है कि जब हर साल दो लीडर्स मिलते हैं तो वो चाय पकौड़ा तो खाएंगे ना, बात ही करेंगे, काम की बात करेंगे। उसमें क्या साइन होते हैं मोस्टली? MOUs और MOCs, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन, कि हम किस किस फील्ड में कोऑपरेट करेंगे और किस किस फील्ड में हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है। समझ आया? उसके बाद इस एनुअल मीटिंग का और स्ट्रेटेजिक रिलेशन का हमें क्या फ़ायदा हुआ? हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमने एयरक्राफ्ट कैरियर, वो देखा ना विक्रमादित्य, जो भी अभी ट्रायल्स पे चल रहा है, ठीक है, वो पूरा का पूरा, उसमें हॉस्पिटल होता है, उसमें क्वार्टर्स होते हैं, उसमें बहुत कुछ होता है। वो हमने पहले इनसे लीज पे लिया हुआ था। किससे? रशिया से। कौन सा? INS विक्रांत, जिसको तोड़ के वो बनाया ना, वो मोटरसाइकिल बनाया बजाज V, है ना। अब हम डेवलप कर रहे हैं कौन सा? विक्रम। किसकी मदद से? रशिया की मदद से। समझ आया? ये फ़ायदा हुआ हमें एनुअल मीटिंग रखवाने का, मतलब स्ट्रैटेजिक रिलेशन में कन्वर्ट करने का। ये मतलब होता है कि उन मामलों में उनकी हेल्प करना दूसरी कंट्री की, जिन मामलों में वो कंट्री अपना बहुत इंटरनल अफेयर मानती है। अब मानो कि एयरक्राफ्ट कैरियर अगर इन्होंने हमारे साथ मिलकर बनाया तो इनको सब पता होगा उसके बारे में। समझ रहे हो? लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है कि कल को ये हम पे कहीं भी गलत इस्तेमाल हमारी कैपेबिलिटी का नहीं करेंगे। समझ आया? उसके बाद नेक्स्ट क्या था? सुखोई। इन्होंने बोला कि हम तुम्हारे साथ सुखोई बनाएंगे, पक्का बनाएंगे, लेकिन तुम पहले क्या करो? कुछ सुखोई हमसे खरीद लो। समझ आया? कुछ सुखोई तुम हमसे खरीद लो। उसके बाद इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया किसके साथ? हल के साथ। हल बोले तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो गवर्नमेंट की कंपनी जो जहाज बनाती है। अब रशिया की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो गया है हल के साथ। अब इंडिया खुद यहाँ पे क्या बना रहा है? सुखोई बना रहा है विद द हेल्प ऑफ रशिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट
ब्रह्मोस मिसाइल जो आज हम लोगों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें 50.9% हिस्सेदारी किसकी है? इंडिया की। और 49.1% हिस्सेदारी किसकी है? स्ट्रेटेजिक रिलेशन होने के बाद ये फायदा हुआ हमें, समझ आ रहा है? ठीक है। अब न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स कौन बना के दे रहा है हमें? रशिया। S-400 मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम कौन दे रहा है हमें? रशिया। स्ट्रेटेजिक रिलेशन, जिसके साथ हर साल उनकी मीटिंग होती है और हर साल वो कुछ ना कुछ ले लेते हैं एक दूसरे से। समझ आ रहा है? पक्का? फिर रशिया के प्राइम मिनिस्टर आते हैं इंडिया में 2008-9 में। उसके बाद हमारी गवर्नमेंट क्या करती है? इस रिलेशन को, स्ट्रैटेजिक रिलेशन को और बढ़ावा दे देती है और क्या बोलती है? स्ट्रैटेजिक एंड प्रोटेक्टिव रिलेशन, S&P, कि ठीक है हम तुम्हारे साथ डेवलपमेंट कर रहे हैं, ओके, लेकिन कल को एक दूसरे की हम प्रोटेक्शन भी करेंगे। समझ आ गया भाई? ठीक है। इसी की बदौलत इंडिया के जितने भी डिफेंस इंपोर्ट्स हैं उसमें से 62% किसका है? रशिया का। 62% हम डिफेंस अपने इक्विपमेंट कहाँ से लेकर आते हैं? रशिया से। ठीक है। अभी थोड़ा सा कम हम लेकर आ रहे हैं, लेकिन मेजर पार्ट जो सबसे ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं और सबसे स्ट्रैटेजिक जो है वो भी हम किससे लेकर आ रहे हैं? रशिया से ही लेकर आ रहे हैं। ठीक है। हाँ, जो बिल्कुल वो भी रशिया के साथ ही हम मिलकर बना रहे हैं। अकूला 2 न्यूक्लियर सबमरीन लिखो, अकूला क्लास 2 सबमरीन। ठीक है। दो 2019 में रशिया ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड चचा को दिया था, इलेक्शन से ठीक कुछ देर पहले। द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, THEAPOSTLE, द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, APOSTLE, ये था उनके सिविलियन अवार्ड का नाम। जैसे हमारे में सबसे हाईएस्ट कौन सा होता है? भारत रत्न, वैसे ही उनका ये भारत रत्न है। ठीक है। ये चाचा को दिया उन्होंने। क्यों दिया? क्योंकि चाचा ने आते ही रशिया के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया। इनकी जो वहाँ की डिफेंस की पेमेंट्स होती थी, चाचा ने उनको सिंगल विंडो क्लियरेंस दे दिया कि भाई तुम बस बिल दे दो, हम तुम्हें डायरेक्ट पेमेंट कर देंगे, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रशिया की कंपनीज़ को हमने एक्सेसिबिलिटी दी। सबसे बड़ी बात ये कि रशिया ही एकमात्र ऐसी पावर है जो इंडिया की न्यूक्लियर एनर्जी में इन्वेस्ट कर रही है, इंडिया को न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाकर दे रही है। कहाँ पे? कुंडनकुलम इन तमिलनाडु। ठीक है। ओनली रशिया इज़ हेल्पिंग इंडिया। और सबसे बड़ी बात ये कि जैसे ही हम आज़ाद हुए थे उसके बाद हमने 5 ईयर प्लान्स लॉन्च किए। प्लानिंग इकोनॉमी थी हमारी, हम प्लान्स करके चलते थे। ये किसका मॉडल था? USSR का मॉडल था। और उसमें हमने हैवी इंडस्ट्रीज जो लगाई वो किसकी हेल्प से लगाई? USSR की। जैसे आपका कैंपस एक बनाया हमने टेक्निकल इंस्टीट्यूट का, वो कौन सा? IIT बॉम्बे। ये किसने बना के दिया हमें? रशिया ने, सॉरी USSR ने। आपका बोकारो स्टील प्लांट किसने लगा के दिया आपको? USSR ने। बोकारो सिटी पूरी डेवलप किसने करके दी? USSR ने। आज जो हमारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है उसमें जो मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वो हमें कौन डेवलप करके दे रहा है? रशिया। स्मार्ट सिटी अभी चल रहा है। ठीक है।
स्पेस डिप्लोमेसी तो आपको बता दिया कि हमारी सैटेलाइट्स एंड ऑल दैट। रॉस कॉस्मॉस उनकी जो स्पेस एजेंसी है, कौन सी है? रॉस कॉस्मॉस। और हमारी कौन सी है? इसरो। इन दोनों ने लैंड को मेजर करने के लिए, ठीक है, जैसे यूएसए का है जीपीएस, इनका है ग्लोनास, रशिया का कौन सा है? ग्लोनास। इंडिया का कौन सा है? नेविक। इंडिया का अपना जीपीएस है, वो है नेविक, ठीक है। इन दोनों को ट्रायल लेकर इंडिया ने लैंड मेजरमेंट्स करना शुरू कर दिया। अब सैटेलाइट से ही हम क्या करते हैं, अपना नेविक यूज कर लैंड को मेजर कर सकते हैं कि हमारी कितनी है और किसकी कितनी है, ठीक है। तो ये हमने किसके साथ एग्रीमेंट साइन किया? हमें उस नेविक का इस्तेमाल करना किसने सिखाया? रशिया ने, विद द हेल्प ऑफ देयर ऑन टेक्नोलॉजी दैट इज ग्लोनास, GLONASS, ठीक है। और रशिया और इंडिया कौन कौन सी फर्म में पार्टिसिपेट करते हैं? ब्रिक्स, G20, SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया को लाने वाला रशिया ही था, लेकिन जैसे ही रशिया ने इंडिया के लाने की बात की, चाइना बोला अगर तू इंडिया को लेकर आ रहा है तो मैं पाकिस्तान को लेकर आ रहा हूँ। समझ आया? रशिया ने बहुत जगह पे इंडिया की हेल्प भी की है, अभी भी कर रहा है, इसलिए इंडिया भी रशिया की हेल्प कर रहा है इन यूक्रेन कन्फ्लिक्ट वाला जो सिस्टम चल रहा है। अब इंडिया के लिए टेंशन की बात कहाँ है? इंडिया के लिए टेंशन की बात यहाँ है कि जब से चाचा जान की गवर्नमेंट आई है, चाचा जान ने कार्ड्सा एंड ऑल दैट पैक्ट्स इनके साथ साइन किए यूएसए के साथ, उसी के तहत रशिया को ऐसा लग रहा है कि इंडिया किसी तरह के मिलिट्री अलायंस में यूएसए के साथ जा रहा है, जैसे कि क्वाड। ऑल्दो ये चाइना के अगेंस्ट हमने खोला है, लेकिन रशिया के लिए खतरा ये है कि भाई अगर ये चाइना के खिलाफ बोल रहा है तो कल को ये मेरे खिलाफ भी बोल सकता है, ठीक है। ऊपर से इसने एग्रीमेंट भी साइन कर रखा है, कार्डसा, लेमोआ, है ना, कोमकासा, मैंने बताया ना आप सबको इस चीज़ के बारे में, बताया ये बताया? अच्छा, वीडियो देखते हो क्या? ओके ओके। देन लेकिन इंडिया के लिए प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है कि अभी हम अपना डिफेंस जो इंपोर्ट है वो यूएसए से ले रहे हैं। दूसरा, रशिया क्या कर रहा है? पाकिस्तान को अपना डिफेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें उसने MI-35M हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान को दिए। MI-35M, Xiaomi नहीं, MI-4 नहीं, MI-35M हेलीकॉप्टर्स को दिए, पाकिस्तान को दिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, रशिया ने पहली बार अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज की किसके साथ? पाकिस्तान के साथ, जिसको वो क्या बोलते हैं? द्रुजबा, फ्रेंडशिप एक्सरसाइज, जिसको क्या बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में? द्रुजबा। ये इंडिया के लिए थोड़ा सा अब प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा इशू ये कि अभी जब यूक्रेन में उसने अपना लॉन्च करना था अटैक, उससे ठीक एक दिन पहले वहाँ पे कौन था? इमरान खान। वो एक मैसेज था इंडिया के लिए कि भैया मैं जो करने जा रहा हूँ चुप करके तमाशा देखते रहना, गलती से इधर उधर जाने की कोशिश की तो पहले जाओगे, वो देख लो चाचा जान साथ ही बैठे हैं, मैं उसको कुछ भी बोलूँगा तो वो कर देगा। समझ आ रहा है? तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स अब हमारी चल रही हैं किसके साथ? रशिया के साथ, लेकिन दिल में तो हमारे रशिया ही है। So that's all for today. Thank you so much.